नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है, इस पूरे टॉपिक पर आज हम तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौसम क्या होता है। तो किसी स्थान विशेष की दिन प्रतिदिन की जो वायुमंडलीय दशा होती है उसे हम मौसम कहते हैं। यह अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। तो मौसम क्या है, किसी स्थान विशेष की, मान के चलिए आप किसी स्थान विशेष पर रह रहे हैं, कोई क्षेत्र है और वहाँ की दिन प्रतिदिन की जो वायुमंडलीय दशा है उसे मौसम कहते हैं। कैसे जानेंगे, जैसे मान के चलिए आप किसी दोस्त के साथ सुबह टहलने निकल जाते हैं और आप उसी दोस्त से पूछते हैं क्या आज मौसम ठंडा है। उसके बाद वही दोस्त आपको दोपहर में मिलेगा तो आप उससे कहेंगे, मतलब एक ही शब्द के आपके कई वाक्य मिलेंगे। जैसे आपने उससे सुबह कहा कि आज मौसम ठंडा है और दोपहर में कहेंगे आज मौसम गर्म है, मतलब, और शाम को मिलेंगे तो क्या कहेंगे, मौसम में थोड़ी नमी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अल्पकालीन दशा होती है वायुमंडल की उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम जलवायु की। तो जलवायु क्या होता है, किसी स्थान विशेष की जो मौसम संबंधित समस्त वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उन्हें हम मौसम कहते हैं। कैसे, जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब आदि के दीर्घकालीन औसत को ही जलवायु कहा जाता है। मौसम अल्पकालीन अवस्था को दर्शाती है जबकि जलवायु दीर्घकालीन औसत अवस्था को दर्शाती है। इसके बाद जलवायु को विभिन्न वातावरणीय कारक प्रभाव करते हैं, जैसे अक्षांशीय अवस्थिति, धरातलीय स्वरूप, वायुदाब, पवनों की दिशा, वर्षा की मात्रा और समय, और समुद्र तट से दूरी। ये जो कारक हैं यह जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब मध्य प्रदेश में जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जैसे उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए राज्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी होती है। मतलब इसे जो कर्क रेखा उत्तरदायित्व होती है वह किसके लिए प्रभावित होती है, इसको उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए। जबकि ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा परिवर्तित होने के कारण मानसूनी स्वरूप इसे प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं जलवायु के प्रकार की। तो जलवायु कितने प्रकार की होती है, तो कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पहली उष्णकटिबंधीय जलवायु जिसे सवाना कहते हैं और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा आदि जिलों में पाई जाती है। या हम यूं कहें कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में जहां पर भील जनजातियां निवास करती हैं, ऐसी जगह जो जलवायु पाई जाती है उसे हम सवाना या उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। दूसरा शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। तो मध्य प्रदेश के जो शेष भाग बचते हैं, यानी कि इन पश्चिमी भाग में इन जिलों को छोड़कर जो शेष भाग बच रहा है मध्य प्रदेश में, उन सभी जिलों में कैसी जलवायु पाई जाती है, शुष्क शीत जलवायु पाई जाती है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें आपको दर्शाया है। जो अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा वाला क्षेत्र है वहाँ पर जलवायु दर्शा दी है सवाना, और जो बाद बाकी का एरिया बचा है वहाँ पर शुष्क शीत जलवायु को दर्शाया गया है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु AR सुब्रमण्यम और श्री मन्ना नारायण के अनुसार कितने प्रकार की होती है। तो AR सुब्रमण्यम और मन्ना नारायण जो हैं, मन्ना नारायण हैं, इनके अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु 3 प्रकार की पाई जाती है। एक अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु, दूसरी गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, तीसरी उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, या इसे शुष्क शीत मानसूनी भी कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर इसके भी एरिया हमने डिसाइड कर दिए हैं। जैसा कि जो सतपुड़ा पहाड़ी होती है, पर्वत श्रृंखला होती है, उसके नीचे जो जलवायु होती है उसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं, और जो गर्म शीतोष्ण होती है बीच वाले भाग को कहते हैं, यानी कि इसमें तुम्हारा मालवा का पठार आ जाएगा, बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा, रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा, और शेष जो ऊपर मध्य भारत का पठार बचता है वहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो ग्रीष्म जलवायु पाई जाती है। इसके बाद जो थान थवेट हैं उनके अनुसार मध्य प्रदेश में जलवायु कितने प्रकार की पाई जाती है, तो इनके अनुसार भी मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक अर्ध शुष्क जलवायु, दूसरी शुष्क अल्पार्ध जलवायु, तीसरी तर अल्पार्ध जलवायु, जैसा कि इस मैप में आपको दिखाया गया है। मध्य प्रदेश की जलवायु मध्य प्रदेश को निम्न भागों में बांटती है, यानी कि मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि उत्तर का मैदान, तो उत्तर का मैदान के अंतर्गत, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र यानी कि मध्य भारत का पूरा पठार आ जाता है।
बुंदेलखंड पठार का कुछ हिस्सा आता है और रीवा पन्ना पठार का कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल होता है। इस क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र औसत वार्षिक तापांतर सर्वाधिक वाला क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी एरिया में मध्य प्रदेश के में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और सर्वाधिक ठंड भी पड़ती है। मालवा के पठार के अगर बात करें तो इस क्षेत्र में यानी कि मालवा के पठार में लगभग हमारे 18 से 20 जिले पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु, जो फायन नामक चीनी यात्री थे उन्होंने मालवा के पठार की जलवायु को कैसा कहा है? सम जलवायु कहा है। कारण क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में सामान्य ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु के रूप में गिना गया है। इसके बाद विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंड पड़ती है, यानी हम कहें कि यहाँ की जो जलवायु है वह महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है या हम कहें विषम जलवायु है। नर्मदा घाटी क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में सामान्य ठंड पड़ती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में हम ऋतुओं की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और तत्पश्चात सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। आइए देखते हैं इसको। तो अब सूर्य भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हुए 23 सितंबर को एक बार पुनः भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। तत्पश्चात सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है। नोट, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसको हम एक डायग्राम के जरिए यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 मार्च को सूर्य उत्तर की तरफ प्रवेश कर रहा है, मतलब उत्तर की ओर जा रहा है और फिर वही 23 तारीख को यानी कि 23 जून को फिर इधर वापस आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 महीने का समय का अंतराल है, अगर आप देखेंगे तो 6 महीने के समय के अंतराल में ये वापस आ जाता है और फिर सीधा लास्ट में जाकर ये मकर रेखा पर चमकता है। तो इस तरीके के डायग्राम से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है यह मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी तेज आंधियां चलती हैं, जिसे हम आमतौर पर लपट कहते हैं या लू कहते हैं, इसको स्थानीय स्तर पर उनाला या उनाला कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अधिक तापांतर वाला स्थान गंजबासौदा है जो कि विदिशा जिले में है और मध्य प्रदेश में सितंबर से अक्टूबर माह में पड़ने वाली जो गर्मी होती है उसे प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ जाता है, यानी कि नीचे से घनत्व घटेगा और ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे। तो मध्य प्रदेश का जो मानसून संपूर्ण भारत के मानसून से प्रभावित होता है। मध्य प्रदेश का मानसून संपूर्ण भारत के मानसून से प्रभावित होता है। हमने देखा है कि भारत में जो वर्षा होती है वह तुम्हारी बंगाल की खाड़ी से होती है और यहाँ पर हम देखें तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म काल के समय उत्तर भारत का तापमान बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप हिंद महासागर की अपेक्षा उत्तर भारत का वायुदाब कम हो जाता है। इससे वहाँ हिंद महासागर से उत्तर की ओर चलने लगती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यदि आपको इस बात को अच्छे तरीके से समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान के चलिए एक गैस का चूल्हा है जिस पर आपने दूध की एक भगोनी रख दी है और जब आप उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो भाप बनकर वह धीरे धीरे उसमें से उड़ने लगेगा, यानी कि उसमें से जल वाष्प धीरे धीरे भाप के रूप में उड़ने लगेगी। तो क्या होगा, नीचे से घनत्व कम हो रहा है और ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही इसमें बात कही गई है कि हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर हवाएं चलने लगती हैं क्योंकि इनका दक्षिण पश्चिम मानसून इन्हें कहा जाता है और इनका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह से ऊपर की तरफ ये बढ़ने लगती हैं। इसके बाद देखते हैं आगे हम। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून या जून के प्रथम सप्ताह तक आता है। केरल राज्य में सबसे पहले यह वर्षा करता है और मानसून आगे बढ़ते हुए लगभग 10 जून को मुंबई और 15-20 जून के मध्य प्रदेश राज्य में वर्षा करता है। इस प्रकार यदि हम कहें तो 15 जुलाई तक दक्षिण पश्चिम मानसून संपूर्ण भारत में पहुंच जाता है। मानसून 1 सितंबर से लौटना प्रारंभ करता है और लगभग दिसंबर तक पूर्णतः लौट जाता है। यदि हम बात करें तो तमिलनाडु से लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा मध्य जून 15 से 20 जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक होती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में अरब सागर की शाखा से और पूर्व भाग में बंगाल खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है, लेकिन उत्तरी भाग में दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार
कि मध्य प्रदेश में किस शाखा से वर्षा होती है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में उत्तरी भाग में दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। और पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है वह अरब सागर से होती है, पूर्व भाग में बंगाल की खाड़ी से होती है। तो इसमें सोचने वाली बात कुछ नहीं है। जैसा कि भारत के नक्शे में आप देखते हैं पश्चिम साइड में अरब सागर है और पूर्व साइड में तुम्हारा देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है। तो हमारे जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वह भारत के बीचों बीच में है। तो जैसे भारत में वर्षा होगी तो वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में ही होगी। मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होती है, लेकिन मुख्यतः बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा सर्वाधिक होती है। अगर क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है तो मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में मुख्यतः अक्टूबर नवंबर माह में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। अब अन्य जो तथ्य हैं उनको समझते हैं। तो मध्य प्रदेश में पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्व भाग में अधिक वर्षा होती है, यानी कि पूर्व भाग में तुम्हारा बुंदेलखंड का तुम्हारा पठार आ गया, वो बघेलखंड का पठार आ गया। तो बघेलखंड के पठार में पूर्व भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसा कि हमने देखा था कि मालवा के पठार में 55 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर तक। और आगे जाकर धीरे धीरे हम देखते हैं तो इस एरिया में धीरे धीरे वर्षा का मात्रा जो है वह बढ़ती जाती है, लगभग 125 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है उस वर्षा को मावटा कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होशंगाबाद के पचमढ़ी में होती है और पचमढ़ी को पर्यटनों की रानी भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे कम यदि हम वर्षा की बात करें तो भिंड के गोहद नामक स्थान पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक तापमान यदि बात करें औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है तो 112 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होकर मध्य मार्च तक रहती है। स्थानीय स्तर पर शीत ऋतु को स्याला कहा जाता है और जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसको क्या कहा जाता है, उनाला, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान शिवपुरी का होता है। और शिवपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश की गर्दन पर स्थित है। कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो तापमान शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान रहता है वो कहाँ पर रहता है, शिवपुरी में रहता है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक न्यूनतम तापमान पचमढ़ी का होता है, जैसा कि वहां पर वर्षा भी ज्यादा होती है। और औसत वार्षिक अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो पचमढ़ी का होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़ों की एकत्रित करने वाली जो वेधशाला है वह कहाँ है, वह इंदौर में है। और मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना माना जाता है तो मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस माह में रहता है तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में रहता है। सबसे कम तापमान वाले महीने की बात करें तो जनवरी एक ऐसा माह है मध्य प्रदेश में, जनवरी माह में सबसे कम तापमान रहता है। प्रदेशों में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान मध्य प्रदेश में मार्च महीने में होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आप चाहते हैं कि मैं स्लाइड के जरिए पढ़ाऊं तो मैं आपको स्लाइड के जरिए पढ़ा सकता हूं, और नहीं तो मैं बोर्ड पर आपको सब कुछ समझाते हुए पढ़ाता ही हूं। यदि आपको इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे चैनल के पोस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप मध्य प्रदेश की जलवायु का ये पूरा का पूरा नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।